प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे भारत के एक महान क्रांतिकारी, देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के बारे में, आज़ाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कैसे हुआ, आज़ाद हिंद फौज का ढांचा क्या था, आज़ाद हिंद फौज ने देश में आज़ादी के लिए कौन सा मूवमेंट चलाया, आज़ाद हिंद फौज की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या भूमिका रही। तो आइए डिस्कस करते हैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, आज़ाद हिंद फौज के बारे में। 17 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों की नज़रबंदी से बचकर रात को घर से निकल जाते हैं और वे पेशावर होते हुए जलालाबाद के रास्ते काबुल पहुंचते हैं। इसके बाद से वे इटालियन पासपोर्ट पर रूस पहुंचते हैं। 28 मार्च 1941 को वे विमान द्वारा मॉस्को से बर्लिन पहुंचते हैं। 28 से 30 मार्च तक दक्षिण पूर्वी एशियाई भारतीयों का भारत की राजनीतिक समस्या पर टोक्यो में एक सम्मेलन किया जाता है। रास बिहारी बोस के प्रयत्नों से इस सम्मेलन में भारत की राष्ट्रीय सेना बनाने के संबंध में प्रस्ताव पास किया जाता है। 15 से 23 जून 1942 तक बैंकॉक में प्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में रास बिहारी बोस को अध्यक्ष चुना जाता है। अगस्त 1942 के अंत में लगभग 40,000 युद्धबंदी आज़ाद हिंद फौज में शामिल होते हैं। सितंबर 1942 को इंडियन नेशनल आर्मी अथवा आज़ाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना की गई। सैनिकों को शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ बौद्धिक प्रशिक्षण भी दिया गया। सैनिकों को प्रेरणा दी गई कि विदेशी शासन से मातृभूमि को मुक्त करना उनका पुनीत कर्तव्य है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को 3 मंत्र दिए गए: एकता, विश्वास और बलिदान। इन 3 मंत्रों पर आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को कार्य करना था। रास बिहारी बोस ने इसी समय इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस लीग का विधिवत उद्घाटन किया और तिरंगा झंडा फहराया गया। इस सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को पूर्वी एशिया में आने का निमंत्रण दिया गया। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने 40,000 भारतीय युद्धबंदी जापानी सरकार के प्रतिनिधि मेजर फ्यूजीहारा को सौंप दिए। कैप्टन मोहन सिंह ने इन युद्धबंदियों में से इंडियन नेशनल आर्मी अथवा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस को मलाया में जापान के पूर्ण आत्मसमर्पण की सूचना मिलती है। 18 अगस्त 1945 को बैंकॉक गए और 17 अगस्त को साइगोन पहुंचे। यहीं उन्होंने कई विख्यात अधिकारियों से बातचीत की। बोस ने अपने निकट सहयोगी कर्नल हबीबुर के साथ विमान से ताइपी जाते हैं। 17 अगस्त 1945 को शाम 5 बजे विमान उड़ान भरता है और विमान ने वियतनाम के हवाई अड्डे तुराने में रात गुजारी। अगले दिन 18 अगस्त 1945 को सुबह 5 बजे फिर ताइपेई के लिए उड़ान भरी। 6-7 घंटे बाद विमान ताइपेई से 2:30 अपराह्न में उड़ा और कुछ समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में कुछ यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। उन्होंने नागरिक वेशभूषा त्याग दी और सैनिक वर्दी धारण की। इसी समय आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों की संख्या लगभग 12,000 थी। सुभाष चंद्र बोस वाक कला से प्रभावित होकर यह संख्या 1945 में 12,000 से बढ़कर 40,000 हो गई और सैनिकों के प्रशिक्षण के लिए बर्मा में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए।
जापानी चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जापानी सेना का सहयोग करें, लेकिन सुभाष चंद्र बोस इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सेना के विरुद्ध अग्रिम मोर्चे पर आज़ाद हिंद फौज के सैनिक लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज की आंतरिक सरकार का गठन किया। इस अंतरिम सरकार में का मुख्यालय सिंगापुर में स्थापित किया गया। इस अंतरिम सरकार में 5 मंत्री, 8 आज़ाद हिंद फौज के प्रतिनिधि, 8 दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया में रहने वाले भारतीयों के प्रतिनिधि थे। सुभाष चंद्र बोस अंतरिम सरकार के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री व सर्वोच्च सेनापति बने। अंतरिम सरकार के 4 मंत्रियों कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन को स्त्री संगठन, M.A.M. सहाय को सचिव का पद दिया गया। 23 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। 5 नवंबर 1943 को टोक्यो में आयोजित 72 पूर्वी एशिया सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस ने जापानी प्रधानमंत्री तोजो से सैन्य रणनीति पर बातचीत की। नेताजी ने जापान के प्रधान सेनापति फील्ड मार्शल तेराची के सामने प्रस्ताव रखा कि जब जापानी सेना इम्फाल पर हमला करेगी तो उसमें आज़ाद हिंद फौज भी भाग लेगी। जापानी सेना अध्यक्ष ने आज़ाद हिंद फौज की सैनिक कुशलता पर विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा आज़ाद हिंद फौज को जापानी सेना का सहयोग करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस नहीं चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज के सिपाही जापानी सेना के पीछे सहयोग करें। अंत में सेना अध्यक्ष तेराची इस बात पर सहमत हो गए कि परीक्षण के तौर पर आज़ाद हिंद फौज का एक रेजिमेंट युद्ध में भाग लेगा। यदि वह रेजिमेंट कसौटी पर खरा उतरा तो आज़ाद हिंद फौज की शेष सेना को भी युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाएगा। सुभाष चंद्र बोस और जापानी सेना के बीच ये वार्तालाप चला और 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज की सुभाष ब्रिगेड की पहली बटालियन ट्रेन द्वारा रंगून से प्रोम के लिए चली। मार्च 1944 में उन्होंने यहाँ अपना अड्डा बनाया और ब्रिटिश सेना को शिकस्त दी। भाट भूमि पर अंग्रेजों की सबसे नज़दीकी चौकी मोरडग में थी। सुभाष चंद्र बोस के सैनिकों ने रात को हमला करके इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। यहाँ सैनिकों ने तिरंगा फहराया और धरती माँ को नमन किया। कैप्टन सूरजमल और उसके सैनिक मई 1944 से सितंबर 1944 तक मोरडग चौकी की रक्षा करते हैं। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने कलांग चौकी पर हमला करके कब्जे में लिया। सुभाष चंद्र बोस की सेना लगातार ब्रिटिश भारत की सेना के विरुद्ध संघर्ष कर रही थी। इसी दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस को मलाया में जापान के पूर्ण आत्म समर्पण की सूचना मिलती है और उसके बाद जो है विमान द्वारा आगे का घटनाक्रम होता है और इसमें ऐसा माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो जाती है। आज़ाद हिंद फौज जो है वो उसका संघर्ष जो है जारी रहा। उसके ऊपर ज़रूर उन्हें पुनर्विचार करना पड़ा क्योंकि ब्रिटिश आर्मी के विरुद्ध लंबे समय तक आज़ाद हिंद फौज की सेना जो है संघर्ष नहीं कर सकी। तो आज का ये टॉपिक आज़ाद हिंद फौज के बारे में था। आज़ाद हिंद फौज का संगठन कैसे बना, किसके द्वारा बनाया गया, कहाँ बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज का भारत के सैनिकों को, आम नागरिकों को सैन्य संगठन में शामिल करने के लिए कैसे प्रेरित किया और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी क्या भूमिका रही। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद।